हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 20 और 21 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है, तमिलनाडु इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जरूरी क्यों है कि एलिफेंट की जो डेथ हो रही है उस पर ऑडिट करा जाए। जिस तरीके से टाइगर जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, या फिर लॉयन जो है आपको बहुत ज्यादा कम दिखते हैं, उस तरीके से एलिफेंट जो है खत्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज ना बन जाए। इसलिए तमिलनाडु ने ये पहला स्टेप उठाया है कि हम लोग क्या करेंगे, एलिफेंट की डेथ जो हो रही है उस पर ऑडिट करवाएंगे। ठीक है, कर कौन रहा है? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ये करेगा और वो बोल रहा है कि हम एक तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क या EDAF ये बनाने वाले हैं। जो इसका एम है वो देखेंगे कि रीजंस हम लोग देख रहे हैं कि एलिफेंट की डेथ क्यों हो रही है और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या वजह क्या है डेथ होने की। हम लोग सिस्टमेटिक एक प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं जहां पर एलिफेंट का बराबर से पोस्टमार्टम किया जाए और पता किया जाए कि डेथ की वजह क्या है। और जब वजह पता चल जाएगी तो उसके लिए हम लोग को सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, रेमीडियल मेजर्स हम लोग उसमें पता करने की कोशिश करेंगे कि अननेचुरल डेथ और प्रिवेंटेबल डेथ जो है वो प्रिवेंट हो सकती है, अननेचुरल डेथ जो है वो कम हो सकती है, तो हम उसको कम करें। हमें जो है पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर हम लोग हर एलिफेंट का डेथ का क्या करें, ऑडिट करें, उनका डेथ होने के बाद उनका क्या करें, पोस्टमार्टम करें, तो हम लोग जो है उनकी डेथ जो है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब उनका जो लिविंग टेन्योर है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए कि गवर्नर है RN रवि, चीफ मिनिस्टर है स्टैलिन, MK स्टैलिन, और कैपिटल तो आपको पता है चेन्नई यानी मद्रास, ये है कैपिटल तमिलनाडु का। स्टैलिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर कौन है? RN रवि साहब। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ने सबसे पहले चालू किया है एलिफेंट का डेथ ऑडिट करना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अच्छी न्यूज है कि नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक और रूरल डेवलपमेंट का जो बैंक होता है आपका नबार्ड, उसने क्या किया है, 220.50 करोड़ अलॉकेट कर दिए या सैंक्शन कर दिए। किसको? ओडिशा को। क्यों, किस चीज के लिए? पहले तो कितना अलॉट किया है? 220.50। किसको किया है? ओडिशा को। किसने किया है? नबार्ड ने। क्यों किया है? फॉर फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, मतलब कि वहां पर फ्लड जो आती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स जो है बनेंगे अलग अलग, उसको मिलाकर टोटल प्रोजेक्ट की कीमत कितनी है? 220.50 करोड़। तो देखिए, नाबार्ड ने यहां पर 57 प्रोजेक्ट्स जो है और एक रूरल ब्रिज ये बनाने की लिए पैसे दिए हैं ओडिशा को। अंडर कौन सी स्कीम के अंडर? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF के अंडर में ये दिया है ओडिशा को, जहां पर कीमत कितनी है? 220.50 करोड़। इस चीज को इंप्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यहां पर जो है अलग अलग 57 आइडेंटिकल स्ट्रेचेस बनने वाले हैं जो 32 डिफरेंट रिवर और स्ट्रीक्स पर बनेंगे, जहां फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस चलाने की बात चल रही है। 32 ऐसी रिवर्स है जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और बे ऑफ बंगाल भी लगाया है, तो ओडिशा को ये देखना पड़ता है। और बहुत भूकंप कह रहा हूं, सुनामीज वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा जाती है, फ्लड्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो आपको जो है बहुत ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर क्या हो, नुकसान ना हो लोगों को। तो 57 ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं 32 रिवर्स के आसपास, और साथ साथ हम लोग एक रिवर ब्रिज भी बनाने वाले हैं, अभी बताया था आपको। साथ साथ एक रूरल ब्रिज भी बनाने वाले हैं जिसका नाम है बॉक्ससेल ब्रिज, जो कि संका क्रिक पे बनने वाला है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट संका क्रिक, वहां पर एक ब्रिज बनने वाला है जिसका नाम है बॉक्ससेल ब्रिज। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बॉक्ससेल ब्रिज कहां पे बन रहा है? ऑप्शन A ओडिशा, B छत्तीसगढ़, तो लगाएंगे A ओडिशा। चलिए नबार्ड पे चलते हैं। नबार्ड के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। 1982 में ये बना था, 81 के एक्ट से बना था, स्टैट्यूटरी है, एक्ट से बना है, इसका मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी यानी किसी लॉ के अंडर, एक्ट के अंडर बना है। किसने रेकमेंड किया है? B शिवारमन कमेटी ने इसको रेकमेंड किया है कि नाबार्ड को बनाना चाहिए। 1981 में उन्होंने रेकमेंड किया, 1982 में नाबार्ड बनकर रेडी हो गया। हेडक्वार्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपको मुंबई में मिलेंगे इनके, और अभी जो इनके चेयरमैन है उनका नाम है सुचिंदर मिश्रा। चलिए, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। नाबार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। जब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात आती है तो नाबार्ड की बात जरूर आती है। चलिए
अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट तो है। इंडिया बिकेम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। वर्ल्ड का सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, क्रूड स्टील जो बनाते हैं, उसमें जो है इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अभी तक जापान जो है वो दूसरे नंबर पर था, अब जापान तीसरे नंबर पर आ गया है और इंडिया जो आ गया है दूसरे नंबर पर आ गया है क्रूड स्टील बनाने के मामले में। चाइना अभी भी क्या है, फर्स्ट नंबर पर है और 57% के आसपास का ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना करता है। 57% के आसपास का मतलब यह होता है कि चाइना बहुत आगे है। हम फर्स्ट आने के लिए हमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग फर्स्ट नहीं आएंगे। और इंडिया को जो ये रिजल्ट दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल स्टील पॉलिसी लाई थी 2017 में। 2017 में जो है गवर्नमेंट ने हमारी क्या लेकर आई थी, नेशनल स्टील पॉलिसी, जहां पर बोला गया था कि हम लोग जो भी स्टील का प्रयोग करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे वहां पर हम लोग डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, मतलब इंडिया में जो बनी हुई स्टील और आयरन है उसको हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे, यानी मेड इन इंडिया के अंडर में हम लोग स्टील और आयरन को रखेंगे। इस वजह से जो है इंडिया का प्रोडक्शन इन स्टील बढ़ चुका है और अब वो जापान को छोड़ के दूसरे नंबर पर आ चुका है। देखिए यहां पर रैंक देखिए जरा, चाइना जो है 920 मैट्रिक टन के आसपास एक साल में बनाता है, इंडिया 109 बनाया था 2018 में, ठीक है। जापान जो है 104 बना रहा था, यूएसए 86 बनाया है, साउथ कोरिया ने 72 बनाया है और वहीं चाइना ने जो है 996 इस साल बनाया है 2019 में, मतलब 2019 का डेटा ही मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया ने जो है 111.2 बनाया है, जापान ने 99.3 बनाया है, यूएसए और रशिया देखिए बीच में आ गया है, साउथ कोरिया पीछे चले गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया चले गया है, रशिया आपकी लिस्ट में आ चुका है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल मेंस डे जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। और जैसे इंटरनेशनल विमेंस डे है, यहीं पर लिख बता दूं कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और वैसे ही आपके लिए इंटरनेशनल मेंस डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वालिटी की बात की जाती है ना, दोनों बराबर पे चलेंगे। तो इंटरनेशनल मेन डे जो है ये मेन की हेल्थ पे भी फोकस करता है, उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये भी आप फोकस कर सकते हैं। इंटरनेशनल मेंस डे की बात करेंगे तो विमेंस डे के लिए विमेंस हेल्थ डे अलग होता है, विमेन ब्रेस्ट कैंसर डे अलग होता है, तो उनके लिए अलग अलग डेज होते हैं। मेन के लिए हम लोग मेन हेल्थ यहीं पर क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। इस साल की जो थीम है, थीम आपके एग्जाम के लिए देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पिंग मैन एंड बॉयज, मतलब मदद करिए किसकी, मर्दों की और बॉयज की, यानी लड़कों की। तो हेल्पिंग मैन एंड बॉयज ये इस साल की थीम है। एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले इसको फरवरी में मनाया जाता था, बाद में इसको नवंबर में मनाया जाता है। पहले एक कंट्री है जिसका नाम है माल्टा, ठीक है, अकेली ये कंट्री मनाती थी, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, पूरा वर्ल्ड इसको मनाने लगा। 1968 में किसी ने आवाज उठाई थी कि जो है जैसे विमेंस डे मनाते हैं वैसे ही मेंस डे भी मनाना चाहिए, बट इसको माल्टा ने सीरियस ले लिया, बाकी किसी ने नहीं लिया। 1991 1992 के आसपास या 1990s में अगर आप कह लो, तो सारे लोग, हम लोग क्या कराने लगे, मेंस डे, पूरा वर्ल्ड जो है इसको मनाने लगा 19 नवंबर को, वरना पहले कब मनता था, फरवरी में मनता था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है थीम। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इंडिया प्लेस्ड 8th ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर 2023। 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का जो नंबर आया है वो कितना आया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस का मतलब है कि इंडिया में कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें कितने नंबर पर आया है इंडिया, 8वें नंबर पर आया है। कितनी कंट्रीज में से, 63 कंट्रीज का ये एक सर्वे किया गया है। किसने ये सर्वे किया है, किसने ये रिपोर्ट लेकर आई है, तो यहां पर मैंने उसको बोल्ड में करके लिख दिया है, जर्मन वॉच जो है एक कंपनी है, ये सब एनजीओ है, इन्होंने मिलकर ये काम किया है। दूसरी है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरी है कैन या फिर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो 3 कंपनी याद रखेंगे, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों ने मिलकर 63 कंट्रीज का क्या किया है, सर्वे किया है, जिसमें से 8वें नंबर पर कौन आया है, इंडिया आई है। ओवरऑल रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो पहले 3 स्थान 1 2 3 ये क्या है, वैकेंट है, यहां पर किसी को ये मिला ही नहीं है। मतलब इतना अच्छा कोई नहीं है जो पहले 3 पे आ जाए। बताइए कि ऐसी रैंकिंग बनी है कि पहले 3 पे पहुंचने के लिए इतना कोई कैपेबल ही नहीं है कि पहले 3 पर आ जाए। मेरे ख्याल से देखिए यहां पे डेनमार्क का रैंक जो है 4th है, तो सबसे ऊपर वही है 79.61। तो मेरे ख्याल से होगा ये कि जिसको 80 के ऊपर पॉइंट मिलेंगे ना वो फर्स्ट पे होगा, वो मतलब वो टॉप 3 में आएगा। तो हो सकता है कि इसलिए हो, ठीक है, शायद कह रहा हूं, ठीक है। स्वीडन जो है उनको 2nd नंबर पर आया है या फिर 5th नंबर पर, जिसको कह सकते हैं आप, 5th नंबर पर आया है स्वीडन, 6th 7th फिर 8th पे कौन है अपना, इंडिया है। चलिए
बाकी अलग अलग चीजों पे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस पे इंडिया 9वें नंबर पर आया है, रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन में इंडिया 24th नंबर पर आया है, क्लाइमेट पॉलिसी में इंडिया फिर 9वें नंबर पर आया है और एनर्जी यूज में भी इंडिया 9th नंबर पर आया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए यहां पर आइए कि इंडिया जो है टॉप 10 एमिटर्स, मतलब सबसे ज्यादा एमिटर्स यानी जो पॉल्यूशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं, उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पर आया। लो बताओ, जिसमें नहीं आना चाहिए तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आ गया, जहां पर नहीं आना चाहिए वहां पर आ जाते हैं हम लोग। जर्मनी और जापान यहां पर सेकंड नंबर पर आते हैं और इंडिया जो है टॉप 10 एमिटर्स में फर्स्ट नंबर पर आता है। यहां पर अलग अलग है, क्लाइमेट चेंज में हम लोग कहां आते हैं, 8वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस पे 9वें नंबर पर आते हैं, रिन्यूएबल पे 24 नंबर पर आते हैं। वैसे ही टॉप 10 एमिटर्स में कितने नंबर पर आ रहे हैं, पहले नंबर पर, जहां नहीं आना चाहिए वहीं आ गए। बताओ, जर्मनी और जापान उसके बाद सेकंड और थर्ड पे आते हैं। और ओवरऑल रैंकिंग में अगर सबसे खराब देश कोई आए हैं तो वो आए हैं ईरान, सऊदी और फिर कजाकिस्तान। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ईरान, सऊदी और कजाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर आए ओवरऑल रैंकिंग में। सबसे खराब जो है देश ये है, मेरे ख्याल से 61, 62, 63 होगा, फिर 63 कंट्रीज में से। चलिए कुछ शॉर्ट में न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 2.60 करोड़ का एक आउटले जो है अप्रूव किया है, किसके लिए, कैमल कंजर्वेशन स्कीम, प्रोटेक्ट करने के लिए कैमल को। तो ये तो आप वैसे भी अंदाजा लगा लेंगे अगर पेपर में आएगा कैमल कंजर्वेशन स्कीम कौन से स्टेट का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है या फिर उत्तराखंड का है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कैमल जो है ज्यादातर रिलेटेड कहां से होते हैं, राजस्थान से होते हैं। तो बन गया आंसर ये तो, ठीक है, ध्यान रखना है बस आपको। नेक्स्ट, टेक ईगल जो कि इंडिया की लीडिंग ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप है, वो उन्होंने क्या किया है, डोर टू डोर जो है ड्रोन से डिलीवरी करते हैं टेक ईगल। इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड का पहला वैक्सीन डिलीवरी करी है फॉर एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल की वैक्सीन डिलीवरी कर रहे जा रहे हैं, किससे, ड्रोन से। मतलब ह्यूमन की वैक्सीन तो डिलीवरी हो ही रही थी ड्रोन से, अब किसकी भी हो रही है, एनिमल्स लोगों की भी हो रही है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टेट आपको पूछा जाएगा तो लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है श्री अरविंद विरमानी को एज अ फुल टाइम नीति आयोग का मेंबर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मिस्टर श्री अरविंद विरमानी। और यहीं से बता दूं, नीति आयोग के चेयरमैन भी इस साल बदले हैं, जो कि पहले अमिताभ कांत थे, जो G20 के शेरपा बन गए हैं, और उनकी जगह खाली होने के बाद यहां पर परमेश्वरन अय्यर, मिस्टर परमेश्वरन अय्यर साहब क्या बन गए हैं, नीति आयोग के चेयरपर्सन बन गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और अब नया नाम भी याद रखेंगे, अरविंद विरमानी, जो कि फुल टाइम मेंबर बन गए हैं नीति आयोग के। चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या फिर HAL ने जो है बाकी लास्ट जो 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 के ये इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिए हैं। मतलब कि इनकी डील हुई होगी, कुछ बचे होंगे, तो 16 बचे हैं क्या, मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 के इन्होंने किसको हैंडओवर कर दिया है, इंडियन कोस्टल गार्ड को कर दिया है। तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है मिस्टर सूरज भान को, काय का, चेयरमैन ऑफ NPS ट्रस्ट, NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, NPS। 2 हमने अपॉइंटमेंट पढ़ ली, अरविंद विरमानी की नीति आयोग के मेंबर, मिस्टर सूरज भान साहब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के ट्रस्ट के जो है चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर सूरज भान। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कार्लोस अल्कराज, ठीक है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। टेनिस में ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं और फर्स्ट टीनेजर टू डू सो, मतलब देखिए टीनेजर की बात चल रही है, मतलब 19 साल से कम वाले बच्चे जो है वर्ल्ड नंबर 1 बन जा रहे हैं। देखिए, अरे यार बढ़िया है ये तो, कि इस उम्र में क्या बन जा रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1। और स्पेन के हैं कार्लोस अल्काराज, और ये यंगेस्ट बने हैं, ऑफ कोर्स यंगेस्ट बने हैं, इनसे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बना होगा टीनेज की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 इन टेनिस। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, तो नाम याद रखना जरूरी है यहां पर। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीविजन डे हम लोग कब मनाते हैं, 21 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे। आपके लिए बहुत लोग यहां पर टेलीविजन देखते होंगे, उनको बड़ी खुशी होगी देख के कि वर्ल्ड टेलीविजन डे भी मनाते हैं हम लोग। 21 नवंबर 2022 को हमने ये मनाया है। चलिए नेक्स्ट, होमर, ये जो वर्ड है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है। मैं आपको पहले दूसरी डिक्शनरी का बता चुका हूं, यहां पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात चल रही है जिसका वर्ड क्या है, होमर। मैं आपको ऑक्सफोर्ड का बता चुका हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है। चलिए नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक के 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने 100 दिन का एक कैंपेन चलाया है जो कि कासा के लिए है। कासा यानी क्या होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ये कैंपेन वो चलाएंगे कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए। क्यों, क्योंकि उनके 100 साल क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। कौन है, कर्नाटका बैंक है। नेक्स्ट,
नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, ये मैंने आपको बताया था। कौन जीता है? मणिपुर जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर पर रहा है, सेकंड टाइम इन अ रो। 237 मेडल्स इनको मिले हैं, जबकि 85 गोल्ड मेडल्स मिले। अरे वाह, मणिपुर के लिए जय हो। चलिए नेक्स्ट इस पर चलते हैं। इंडियन बास्केटबॉल लेजेंड गुलाम अब्बास मुंतसिर, ये जो है इंडिया के बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे। इनकी जो है मृत्यु हो गई है मुंबई में 80 साल की उम्र में, तो ये बहुत दुखद बात है हमारे लिए। गुलाम अब्बास मुंतसिर नाम याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताइए गुलाम अब्बास मुंतसिर किस चीज से रिलेटेड है। आपको 3-4 नाम दे देंगे, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल, तो आप लिखेंगे बास्केटबॉल से रिलेटेड ये खिलाड़ी थे, जिनका रिसेंटली क्या हो गया है, निधन हो गया है। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है ये वीडियो। थैंक यू सो मच।